नमस्कार, मैं हूं दिलीप चौबे। आप सभी को धनतेरस की बधाई हो। खूब समृद्धि आए आपके घर में और लक्ष्मी माता आप पे कृपा बनाए रहें। तो इकटोबर की यात्रा चल रही है और आज है 18 अक्टूबर और आज का प्रॉम्प्ट है डील। बहुत सारी टॉपिक्स दिमाग में आने लगी डील की, तो मैंने सोचा कि एक थोड़ा सा नॉस्टैल्जिया पे काम करते हैं। एक अद्भुत सी सीरीज है ये, जो कथा सुनाने की जो हमारी आदत पड़ गई है, वो एक कथा से जुड़ी हुई एक कथा है। 1985-86 में रामानंद सागर के पुत्र प्रेम सागर जी ने एक दूरदर्शन के लिए एक सीरीज बनाई थी। उसका नाम है विक्रम और बेताल। अरुण गोविल उसमें थे, जो रामचंद्र जी का भी रोल उन्होंने किया था। तो उसके अंदर एक डील होती है। वो कथा मैं सुनाता हूँ आपको। तो आप जितने बच्चे हमारे वीडियो देखते हैं, आप अपनी अम्मा के पास जाइए, अपने पिताजी के पास जाइए, अपने दादाजी के पास जाइए और पूछिए कि ये विक्रम और बेताल क्या बला है। तो वो आपको बताएंगे और उनकी कहानियाँ आज तक हमारे दिमाग में चलती है। तो हम लोग एक जनरेशन के हैं और मेरे ख्याल से हिंदुस्तान का हर व्यक्ति उस ज़माने में विक्रम और बेताल देखता। जिनके पेरेंट्स 35 के आसपास होंगे, वो उनके बचपन में उन्होंने ये एपिसोड्स देखे हैं। तो आज का डील के ऊपर हम काम करने जा रहे हैं और बताएंगे कि ये डील मेरे दिमाग में क्यों आया। थोड़ा नॉस्टैल्जिया, थोड़ा कथा, थोड़ा चित्र कथा। चलिए शुरू करते हैं। तो ये 18वां दिन है और आज का प्रॉम्प्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि ये डील के ऊपर एक इलस्ट्रेशन बनाना है मेरे को। तो ये विक्रम और बेताल की कथा है। तो ये विक्रम और बेताल के बीच में कुछ डील हुई थी और ये इंडिया का एक समय था जिस समय ये सभी लोग देखते थे, सभी को पता है ये कहानी। थोड़ी नॉस्टैल्जिया है। और तो ये विक्रम मैं बना रहा हूँ और पीछे इनके कंधे पे चढ़ के बेताल कुछ इनसे बात कर रहा है। तो एक सीरीज आई थी टीवी पे और ये मुझे याद है कि 1985-86 में मेरा BHU में चयन हुआ था बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स के लिए। तो उस समय हमारा एक कॉमन रूम हुआ करता था डालमिया हॉस्टल में और एक ही टीवी होता था। तो रामायण भी आ रहा था और विक्रम और बेताल उसके बाद ही आया था। तो ये रामानंद सागर के पुत्र थे, इन्होंने डायरेक्शन दिया था उसके अंदर। और ये भारतीय टेलीविज़न में एक बहुत ही प्रसिद्ध सीरीज हुआ करती थी, सभी देखते थे। और इसके अंदर हम लोगों को कुछ नैतिक शिक्षा और रहस्यमयी दुनिया के बारे में हम लोग को पता चला। तो ये जो फोटोग्राफ आप देख रहे हैं, ये अरुण गोविल हैं, जो राम जी भी बने थे। और ये बड़ा नॉस्टैल्जिया फोटोग्राफ है, सभी को पता है। और दूसरा जो विक्रम और बेताल जिसने मेरा जीवन बदला, वो है KC चंद्रशेखरन, एक आर्टिस्ट हैं। ये जो चित्र आप देख रहे हैं, ये इनका बनाया हुआ एक नॉस्टैल्जिक इलस्ट्रेशन है। मतलब कैसे हैचिंग करते हैं। मतलब उस टाइम पे जब मैं कॉलेज में जा रहा था, तो चंदा मामा जो है, हमारे घर आया करता था चंदा मामा। एक पत्रिका होती थी और सभी लोग पढ़ते थे। तो ये महान आर्टिस्ट हैं जिनके लिए कोई शब्द नहीं है। इनका अभी कुछ दिन पहले निधन हो गया। तो KC चंद्रशेखरन जो हैं, ये पौराणिक कथाओं के ऊपर भी काफ़ी चित्र करते थे। और चंदा मामा पत्रिका के जितने भी इलस्ट्रेशन होते थे अच्छे वाले, ये इनके ऊपर। इनसे मैंने खासकर बहुत कुछ सीखा इलस्ट्रेशन के बारे में। तो चंदा मामा के इलस्ट्रेशन आज भी, मैं अभी कोई वीडियो बनाया था तो किसी ने कहा मेरे से कि आपके इलस्ट्रेशन थोड़े चंदा मामा को की तरह दिखाई देते हैं। तो चलिए, ये हमारे लिए बहुत ही सम्मान की बात है। तो ये मेरा टेक है, मेरा वर्जन है। प्रेरणा स्रोत वही हैं, KC चंद्रशेखरन। और इस वजह से मैंने सोचा कि एक मैं अपना वर्जन में विक्रम और बेताल बनाता हूँ।
तो चलिए अब आर्ट वर्क आप देखते रहिए। और ये मैंने पेंसिल से बना रहे हैं और इसके बाद इस पर मैं ब्रश करूँगा और ब्रश करने के बाद उसके ऊपर थोड़ा सा इंक वॉश भी करता है। थोड़ा एनवायरनमेंट, मतलब जो कहानियां हैं विक्रम और बेताल की वो काफ़ी रहस्यमयी होती थी, मतलब रोंगटे खड़े हो जाएं। और छोटे छोटे बच्चे थे हम लोग, मेरी उम्र 16-17 साल होगी उस समय। तो ये कहानी है, ये वाले इलस्ट्रेशन को डेडिकेट करते हुए मैंने एक कहानी सोची है और वो कहानी मैं आपको सुनाता हूँ, साथ ही में ये ड्राइंग भी करता जाता हूँ। तो बिल्कुल रात का दृश्य है और चांद जो है अमावस्या होती है, अंधेरे वाली रात होती है, तो बादलों के पीछे छुप गई है और श्मशान घाट के आसपास का सीन है और दूर चिताएं जल रही हैं। एकदम मिस्टीरियस लोकेशन है और राजा विक्रमादित्य अपने कंधे पे एक लटके शव को लटका के और वृक्षों के बीच से कहीं से गुजर रहे हैं। और ये जो शव है उसी के अंदर बेताल, इसको हम लोग बेताल बोलते हैं इस कैरेक्टर को। ये जो फैंटम आप लोग बोलते हैं ना, फैंटम भी उसी समय का नॉस्टैल्जिया है मेरे ख्याल से। ये जो बेताल वर्ड, जब हम फैंटम के बारे में बात करते हैं इंडिया में, तो ये या तो ये बेताल फेमस है या वो फैंटम विच इज इन इंडिया इज बेताल। ली फॉक ने बनाया था वो। तो एक शव है जिसके अंदर बेताल बसा हुआ है, तो वो उसकी आवाज़ आती है कि राजन, बेताल की आवाज़ थी, तुम हर बार मुझे पकड़ के लाते हो और मैं हर बार तुम्हारी बुद्धि की परीक्षा लेता हूँ, पर आज मैं एक सौदा प्रस्तावित करता हूँ। सौदा मतलब एक डील आपसे। हम लोग डील ही आज का इंक्टोबर का प्रॉम्प्ट भी है। तो उसने एक ऑफ़र दिया कि एक डील मैं ऑफ़र करता हूँ, विक्रम से बोला। तो राजा विक्रमादित्य ने कहा कि कौन सा डील? तो बेताल हंसने लगा। अब वो जो हंसी की आवाज़ है ना, वो आप निकालिए। तो रहस्यमयी कहानी है ना, डरिएगा मत। तो बेताल हंसा और कहा कि अगर तुम इस बार बिना बोले मुझे श्मशान तक ले जाओगे तो मैं तुम्हें एक ऐसा सीक्रेट बताऊंगा जिससे तुम्हारा राज्य जो है वो एकदम अमर हो जाएगा, पर यदि तुम मुझसे बात करोगे तो वही रहस्य तुम्हारे शत्रुओं को मिलेगा। तो ये बेताल बकबक करता रहता था और विक्रमादित्य को उसका रिप्लाई नहीं देना था। रिप्लाई अगर आपने दिया तो डील कैंसिल। तो विक्रम ने गंभीरता से अपने कंधे को संभाला और उसके ऊपर वो ऑलरेडी बेताल बैठा हुआ था और चांदनी रात थी और पेड़ों की जो परछाइयाँ जो हैं वो दिखाई दे रही थी और बेताल ने चाल चली अपनी, और उसने एक कहानी शुरू की। तो ये हम लोग सीरीज इसीलिए देखते थे कि हर बार एकदम अद्भुत सी कोई कहानी सुनाई जाएगी और हम लोग टीवी के सामने बैठ के वो कहानी सुनते थे और विक्रमादित्य कुछ नहीं बोलते थे, ये पीठ पे बैठा रहता था और कुछ कहानियाँ सुनाता था। और फिर जब वो कहानी सुनाता था तो जो सिनेमा प्रोडक्शन वाले लोग थे वो कहानी को जीवित तरीके से दिखाते थे कि क्या घटनाएं चल रही हैं। जैसा मैंने कहा, आप अपने जो पेरेंट्स हैं उनसे पूछिए कि किस तरह के शो होते थे विक्रम और बेताल में, तो बताएंगे आपको, आपके दादा दादी, आपके बड़े बुजुर्ग जो घर में रहते हैं। तो ये कहानी सुनाना शुरू करता है और कहता है कि एक कहानी थी एक राजा की जिसने न्याय करते करते अपने ही पुत्र को दंड दे दिया। तो प्रश्न था, क्या वो राजा धर्मी था या निर्दयी था? मतलब राजा तो डिसीजन लेते हैं ना, तो उन्होंने एक डिसीजन लिया और न्याय के चक्कर में अपने बेटे को ही दंड दे दिया। तो विक्रम के मस्तिष्क में न्याय और भावना की जंग छिड़ गई और बेताल मुस्कुरा रहा था। उसे पता था कि विक्रमादित्य जो है कि आत्मा सत्य बोलने पे विवश करेगी, तो वो पुश करता था
ये पेंसिल हो गया। देखिए मिक्स मीडिया में करते हैं, ब्रश भी कर लेंगे, थोड़ा सा माइक्रोन भी यूज़ कर लेंगे, थोड़ा तबीयत से मतलब आराम से। एक्चुअल में जो आर्टिस्ट की जो व्यथा है वो मैं बता दूं कि जिस ब्रश से मैं काम कर रहा था वो ब्रश मिल नहीं रहा है भाई तो मैंने मिक्स मीडिया डिसीजन किया, मिल जाएगा, इधर ही उधर मैंने कहीं रख दिया है। तो आनंद लेते रहिए चित्रकारी का। तो विक्रम को पुश करता था बेताल कि ये बोले, और जैसे ही ये बोलेंगे ये उड़ के फिर वापस चला जाएगा उसी पेड़ के ऊपर। तो विक्रम ने उसे रहा नहीं गया और विक्रम ने बताया कि राजा जो है वो धर्मी था, मतलब वो धर्म की रक्षा कर रहा था, क्योंकि न्याय जो होता है वो सबसे ऊपर होता है। प्यार से, परिवार से, या जो भी घर में जो भी आपके क्लोज होते हैं, डिसीजन जो आप लेते हो न्याय का, वो सर्वोपरि होता है। तो जैसे ही ये इन्होंने बोला, इतना कहते ही बेताल जोर से हंसने लगा कि विक्रम तुमने अपना वचन निभाया, और नहीं तुमने अपना मुंह खोला, और यही डील थी कि अगर तुमने बोला तो मैं यहाँ से निकला। और इतना कह के वो जोर जोर से हंसने लगा और शव जो है, जो डेड बॉडी थी, वो फिर से उड़ गया और जाके वहीं पे लटक गया। और राजन तुमने वचन तोड़ा, सौदा या डील जो है तुम हार गए। तो विक्रम ने सोचा कि भले ही मैं सौदा हार गया पर न्याय नहीं, क्योंकि सौदा बुद्धि से होता है और धर्म जो है वो हृदय से होता है। तो जो डील होती है वो लोग, हम लोग दिमाग अपना विवेक लगा के और तब हम डील करते हैं, लेकिन धर्म जो है वो दिल से निकलती है। तो बेताल थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला कि यही कारण है कि मैं हर बार तुम्हारे पास लौट आता हूँ, क्योंकि सच्चा सौदा धन या रहस्य का नहीं, कर्तव्य और सत्य का होता है। तो फिर ये जो शव है फिर जाके उसी पुराने बरगद पे टंग जाता है। और विक्रमादित्य जो है वो चाहते थे कि ये इस शव का अंतिम क्रियाक्रम करें और पिंड छूटे, ये मोक्ष की प्राप्ति मिले। लेकिन हर बार ये जाते हैं उस पेड़ से इस डेड बॉडी को उठाते हैं और लेके आते हैं जहाँ पे इसका क्रियाक्रम करना है। लेकिन वो रास्ते में एक डील करता है इनके साथ कि मैं आपको एक कथा सुनाऊंगा, और कथा सुनाने के बाद अगर आपने रिएक्ट किया, अगर आपने मुंह खोला, अगर आपने बोला, तो मैं यहाँ से फिर से वापस चला जाऊंगा। तो विक्रम और बेताल की कहानियाँ जो हैं वो बहुत ही प्रचलित हैं। अगर आप हमारे फैंटेसी जॉनर में अगर आप जाएं, ऐसे ही आप ज़रा गूगल पे चेक करिए विक्रम और बेताल की कहानियाँ, आपको हज़ारों किताबें मिल जाएंगी विक्रम और बेताल की कहानियों के ऊपर। अब हुआ क्या है कि एक नया ज़माना आ गया है, आपके पास एंटरटेनमेंट के साधन कुछ अलग हो गए हैं। बच्चे क्या देख रहे हैं, पेरेंट्स के ऊपर उसके ऊपर कोई जोर नहीं है बच्चा। और अगर आप कुछ बोल दें आज के युवा पीढ़ी को कि कहाँ लगे हो, इंटरनेट पे पढ़ते क्यों नहीं कुछ, तो बोलते हैं पढ़ ही तो रहा हूँ। तो उनको लगता है यूट्यूब से ही सारा ज्ञान मिल जाएगा। और हमारे ज़माने में जब हम कॉलेज में हुआ करते थे, यही समय था जिस समय विक्रम और बेताल आ रहा था। उस समय दूरदर्शन वॉज द प्लेस वेयर वी गेट सम नॉलेज और एंटरटेनमेंट। तो उस ज़माने में 1985-86 के समय पे क्या क्या चल रहा था मैं थोड़ा थोड़ा बताता हूँ आपको। एक तो हर घर में टीवी आ रहा था, और एक अकाई का एक टीवी हुआ करता था। हमारे देश में निर्मित बहुत सारे टेलीविज़न हुआ करते थे। उड़ीसा सरकार जो है वो एक कोणार्क नाम की एक टीवी बनाती थी। उत्तर प्रदेश सरकार अपट्रॉन नाम की टीवी बनाती थी, और कुछ टीवी ब्लैक एंड वाइट होते थे, फिर कलर भी आने लगा। तो उस ज़माने में वीडियो कैसेट हुआ करते थे। VCR वॉज इन नया VCR आया था और लोग बहुत एक्साइटेड थे। घर में एक एक रात में 4-4 सिनेमा देखा करते थे।
दूरदर्शन के अंदर हमें रामायण था, चाणक्य चल रहा था, भारत एक खोज चल रहा था, और जो महिलाओं के लिए या जो घर के अंदर जो लोग रहते थे दोपहर में देखने के लिए शांति नाम का एक अभूतपूर्व सीरीज चला करता था, शांति। और जी टीवी आने वाला था। जी टीवी वॉज द फर्स्ट टीवी, प्राइवेट टीवी चैनल इन इंडिया। और एक और था, हाँ, स्वाभिमान भी एक सीरियल आया करता था जिसमें मनोज बाजपेयी भी थे। और DD2 नाम का एक चैनल हुआ करता था जिसमें मूवी आया करती थी। और एक जो एडिक्शन थी भारत देश के हर नागरिक की, वो संडे को 5-6 गाने आया करते थे, उसको हम चित्रहार बोला करते थे। चित्रहार। MTV का भी आगमन हो रहा था इंडिया में। और तो जब चित्रहार देखने के लिए हम लोग नहा धो के चले आते थे। कुछ मूवीज़ होती थी जो DD2 था, मतलब जो उनका उसको हम लोग मेट्रो चैनल बोला करते थे। उस पर कुछ मूवीज़ आया करती थी, पुरानी ही होती थी, नई भी आती थी। एक बार शोले आई थी, मुझे याद है, एकदम लोग दीवाने हो गए थे। फिर शुरू होता है महाभारत। और क्रिकेट भी आता था, बेंसन एंड हेजेस कप मैंने देखा जिसमें रवि शास्त्री चैंपियन बने। तो एक हमने एक अलग टाइप का नॉस्टैल्जिया टाइप का, हाँ, और मेरा राज कॉमिक आ गया था 1986 में। तो राज कॉमिक की नागराज समय चला करता था बहुत ज़्यादा। और मुझे याद है बनारस में एक दिन मैंने मनोज जी से पूछा भी था, तो बनारस में बड़ी बड़ी होर्डिंग जो होती थी ना विज्ञापन के लिए, तो उसमें नागराज की होर्डिंग लगा करती थी। और मैं होर्डिंग देख के एकदम, और दूरदर्शन पे उन्होंने सुपर कमांडो ध्रुव का एक 2D सेलुलाइड एनिमेशन का एक विज्ञापन उन्होंने बनाया, सुपर कमांडो ध्रुव ध्रुव ध्रुव। ये नॉस्टैल्जिया है विक्रम और बेताल से। तो डील था, विक्रम और बेताल की कहानियाँ आप पढ़ेंगे तो चंदा मामा वॉज द रिसोर्स इन द बिगिनिंग। हमारे घर में चंदा मामा, चंपक और पराग, और ये 3 बच्चों की किताबें होती थी जो नियम से आती थी। उस समय इंद्रजाल कॉमिक कम आती थी, मतलब मैं तो सिर्फ बहादुर पढ़ता था। तो गोविंद ब्रह्मणिया का आर्टवर्क था। और मेरे घर में आसपास जो है कुछ बंगाली लोग रहा करते थे, तो उनके पास शुक्तारा और नवकल्लोल ये 2 मैगजीन मैं देखा करता था। बाटुल द ग्रेट को भी मैं जानता था उस समय। तो एक ज़माना था 86 वाला, तो मैं चाह रहा था कि एक नॉस्टैल्जिया भी है और एक डील वाली कहानी भी है। आप लोग पढ़ा करिए, बहुत आनंद आता था। मतलब अब इसको आप ओल्ड फैशन मान सकते हैं कि हम लोग हमारे ज़माने में लेकिन ये जो कहानियाँ होती थी मिसमराइज कर देती थी, और हम सोचते थे, मतलब एक एपिसोड देख ले तो जो छोटे बच्चे थे वो तो डर जाते थे। म्यूजिक भी था बहुत खतरनाक था। मुझे जहाँ तक एक बार ऐसे ही मैं देख रहा था, इसकी शूटिंग जो है ये VHS पे, जैसे वीडियो कैसेट वाली जो शूटिंग होती थी ना, उस कैमरे से शायद हुई थी। तो रात के दृश्य में बहुत अच्छा मज़ा नहीं आता था। आज वाले मॉडर्न गैजेट तो अलग ही है ना, तो उस समय जो शूटिंग की जो क्वालिटी होती थी वो थोड़ी सी बहुत अच्छी नहीं होती थी। बट स्टिल वी हैव सीन नॉस्टैल्जिक एक ऐसा एपिसोड जो विक्रम और बेताल के नाम, उसके बाद से बना नहीं, मेरे ख्याल से किसी ने बनाया नहीं। और इसको हम राजा रानी की कहानियाँ नहीं बोलते हैं, राजा विक्रमादित्य। और जो मैंने चंदा मामा की ड्राइंग आपको दिखाई, वो कोई भी उस टाइम का, उस पीरियड का कोई भी व्यक्ति होगा ना, तो वो मैं देखता था कि एक पेड़ है अद्भुत सा, उसके अंदर 3-4 स्केलेटन स्कल है खोपड़ी नुमा, और बहुत सिंपल इलस्ट्रेशन था, बहुत ही सिंपल। विक्रमादित्य के हाथ में एक तलवार है और वो एक लंबा सा कुर्ता, और वो जो कोल्हापुरी चप्पल होती है जिसको प्राडा कह रही है कि ये हमारा डिज़ाइन है। मतलब
क्या ही हो रहा है दुनिया में, उनको डिज़ाइन ही नहीं मिल रहा, और 1-1 लाख रुपए का चप्पल बेच रहे हैं भाई। आप चले जाओ कोल्हापुर, अरे कानपुर चले जाओ, जयपुर चले जाओ, 300-300 रुपये में मिल जाती है। आप प्योर लेदर है। और इस चप्पल में नागरा चप्पल बोलते हैं शायद, मेरे ख्याल से। इस चप्पल में ये होता है कि उल्टा सीधा नहीं होता है, मतलब इस पैर वाला उसमें भी पहन लो, ये वाला। तो शादियों में हम लोग डांस वांस करते हैं ना, यही पहन के तो करते हैं। तो वो सिंपल सा इलस्ट्रेशन है, उसमें एक चमगादड़ भी है। तो ये बीइंग एन आर्टिस्ट, ये मेरे बचपन से ये वाली आर्ट वर्क जो है विक्रमादित्य वाली, ये मेरे दिमाग में हमेशा बनी रही। बीइंग एन आर्टिस्ट मतलब मैं तो आर्टिस्ट हूँ, मेरी पकड़ थोड़ी ज़्यादा रहेगी, लेकिन कॉमन मैन, कॉमन पीपल, आप पूछ लो किसी से भी, इलस्ट्रेशन को दिखा दो ये विक्रमादित्य वाला, पूछो ये किस किताब की है, वो झट से बता देगा ये चंदा मामा। मतलब ऐसा ब्रांड इमेज बना उसका कि खाली वो कवर पे वो विक्रमादित्य लाश को लेके जा रहे हैं वेताल को, उसी के अंदर वेताल है, और हर एपिसोड में एक कहानी। अब मैं एक बड़ा दुखी मन से मैं बोलता भी रहता हूँ कि मुझे भी याद है जब नाना नानी के यहाँ बैठे हो तो नानी रात को सोने से पहले एक कहानी सुनाती थी। वो भी ऐसी कहानी कोई सुनाती होंगी विक्रम बेताल की, मोरल वाली स्टोरी होगी या मिस्टीरियस स्टोरी होगी, उसका एक आंसर होगा लास्ट। मैं चाहता तो बहुत सारी कहानियां इसमें डाल सकता था या बोल सकता था, बता सकता हूँ, मेरे दिमाग में बहुत सारी चीजें, लेकिन एक ऐसी सिंबॉलिक एक कहानी बता दी कि न्याय के ऊपर। अच्छा, विक्रमादित्य को शांत स्वभाव के हैं, बोलते नहीं हैं, उनको लगा कि एक लाश पड़ी है, इसका हम क्रियाक्रम कर दें, लेकिन उसमें बेताल इनको छेड़ देता है, एक जटिल सी परिस्थिति क्रिएट करेगा कि अब बताइए अब क्या होना चाहिए, किसने सही, कौन सही है कौन गलत। विक्रमादित्य अपने सूझबूझ से, अपने काबिलियत से उसको जवाब देते हैं कि तो देखिए ये एक तरीका है मेरा कपड़ा बनाने का। एक मैंने धोती बनाई है, थोड़ी सी जो समकालीन जो डिज़ाइनर क्लोथ्स चलते हैं ना, वो मैंने कोशिश की। मैंने भूतनाशक मंत्रा में भी डिज़ाइनर क्लोथ्स बनाए, जो आप लोग मार्वल कॉमिक वाले जो आपके अंदर घुसा पड़ा है ना कि अच्छा ये सुपर हीरो है तो चड्डी बाहर पहनेगा ही पहनेगा, तो उससे मैं हट के थोड़ा कुछ बनाने की कोशिश किया था। लोग आश्चर्यचकित थे। मेरे को तो इस तरह का ही फीडबैक हुआ कि मंत्रा लड़ने जाएगा तो इतना सज धज के कैसे जाएगा। अरे भैया, हमारे देश के जितने वॉरियर्स थे वो सज धज के ही बाहर जाया करते। आर्मी के लोग भी तो सज धज के ही जाते हैं ना, और दुनिया भर के गैजेट होते हैं उनके पास, बम बारूद गोला सब कुछ रख के, और बुलेट यहाँ रखना है, उसको सजना धजना होता है, वही होता है। मंत्रा ने भी खुद सज धज के हीरोबाजी करी है। तो जब मैं राजा विक्रमादित्य बना रहा हूँ तो मैंने सोचा इनको धोती बनाते हैं, लेकिन धोती में थोड़ा सा डिज़ाइनर टच दे देते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा। ये सब कलर में अगर मैं करूँ ना तो मज़ा ही आ जाएगा। लेकिन अभी अब इनटोबर है, ब्लैक एंड वाइट है, और हम लोग इतने आगे आ गए, मतलब पहले तारीख से मैं वीडियो बना रहा हूँ और आज 18 दिन हो गए। 18 दिन में मैंने 18 वीडियो बनाए, और सिर्फ एक हमारी स्टूडेंट है, उन्होंने ये बात पकड़ी और मेरे से बोली कि सर आप बहुत एग्जॉस्टेड हो जाते होंगे। अरे हो गए लेकिन हिम्मत नहीं हारे हैं, कर रहे हैं कोशिश। टेक्निकल पार्ट्स में थोड़ी दिक्कत हो जाती है, मतलब रेंडर होने में। कभी कभी रेंडरिंग पे आप लगा दिए, 3 घंटे लग गए, 4 घंटे लग गए, उसके बाद पता चला कि वीडियो करप्ट हो गया, तो थोड़ा सा अफसोस होता है, ख़राब लगता है। लेकिन कोशिश है, एक चैलेंज है। इनटोबर सब ड्राइंग बना रहे हैं, मैं तो वीडियो बना रहा हूँ। मैंने सोचा कि ले लो पंगा, और क्या। तो ये धोती के कपड़े हैं। जो लोग आर्ट फील्ड में हैं या जो आर्ट इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, वो इनसे देख के अब समझिए कि मैं कैसे बना रहा हूँ। फोल्ड पेंसिल से कुछ रैंडम लाइंस किए थे, और रैंडम तो नहीं है, बड़ा दिमाग लगता है कि कपड़ा असल में कंटूर लाइन है, कंटूर भी बोलते हैं काफ़ी लोग। तो जैसे हमारे 3D वॉल्यूम होते हैं ना कपड़े, जैसे हम उसको रैप करते हैं किसी वॉल्यूम पे, तो ये मैंने विक्रम और बेताल को दोनों को इंक भी कर दिया। आप सोच रहे हैं वो जो चंदा मामा में एक मिस्टीरियस सा पेड़ दिखता है, वो जो पेड़ है, वो पेड़
ख़तरनाक सा दिखना चाहिए, तो वो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आगे पीछे कुछ पेड़ बनाऊँ। और ब्रश से ही इंक करूँगा, मतलब थोड़ा सा मिस्टीरियस लोकेशन। तो उसमें जब भी इसका आप डिस्क्रिप्शन देखते हैं तो ऐसा आपको अनुभव होता है कि ये श्मशान वाली जगह है, थोड़ी भूतिया जगह है। तो पेड़ों में कुछ मैं टेक्सचर बना रहा हूँ। ये असाइनमेंट्स होते हैं एक्चुअल में। हम जब मेरे यहाँ जो बच्चे पढ़ने आते हैं, तो जो हमारे स्टूडेंट हैं, देख लो आप कि मैं जो नॉलेज है टेक्सचर क्रिएट करने वाला, वो मैं कहाँ पे यूज़ करता हूँ। तो ये तरीका है। एक लाइट सोर्स मान लिया, जो चांद की रोशनी है ना, चांदनी रोशनी, वो कहीं से आ रही है उधर से, टॉप लेफ्ट से, और ये ब्रश ही है। और इसी से ही मैं कुछ इल्यूजन ऑफ लीव्स बना रहा हूँ। एक एक पत्ती गिन के नहीं बना रहा हूँ, थोड़ा इल्यूजन हो जाए। थोड़ा सा टोनल वैल्यू वाला गेम है कि इधर से लाइट आएगी तो इसमें कुछ घास वास बना रहा हूँ। और थिक एंड थिन का ध्यान रखा हूँ। देखिए यहाँ पे थोड़ी पतली वाली घास है, थोड़ी मिट्टी है, तो ये मिट्टी वाले के लिए मैंने पतले ब्रश यूज़ किए, और ये घास के लिए कहीं कहीं पे मैं प्रेशर डाल रहा हूँ, ताकि जो जैसे नहीं मून लाइट होती है तो स्पॉट लाइट की तरह गिर रही है। तो ये विक्रम और बेताल के ऊपर ऑलमोस्ट टॉप लेफ्ट से मैंने लाइट इमेजिन की है, और ये थोड़े घास वास बना रहे हैं। बड़ा मज़ा आता है इस तरह के जो डरावने वाले जो पेड़ होते हैं ना। पेड़ भी डरावने होते हैं। आपने अगर मेरा मुर्की वाला वीडियो देखा होगा, तो मुर्की वीडियो 4th डे पे बनाया था मैंने। उसमें एक भूत जैसा कोई आकृति है जो कि किसी डरावनी जगह से निकल के आ रही है। वही वाला फील इसमें हमको डालना है, क्योंकि कहानियाँ जो हैं विक्रम और बेताल की, कुछ लोग विक्रम भी बोलते हैं। विक्रम, मेरा एक दोस्त भी था, वो पश्चिम बंगाल का था, तो उनका प्रोनाउंसिएशन में वो नहीं था, बौ था। हालांकि ये विक्रमादित्य इनका पूरा नाम था, तो विक्रम और बेताल हुआ। तो ये जो ट्री ट्रंक है या ट्री टेक्सचर है, ये मैंने बहुत बनाए हैं और स्टूडेंट्स के साथ असाइनमेंट किए हैं इसके, और इस वजह से पेड़ के अंदर आपको डायमेंशन दिखाई देंगे, कि कंटूर दिखाई देगा, और लाइट वाली जो फील है वो भी दिखाई देगी। एक तरह से पतले और मोटे ब्रश का दोनों मिला के एक रेंडर मैं कर रहा हूँ। और जर्नी है, इंकटोबर की यात्रा है ये एक तरह से। जब ये पूरा हो जाएगा तब एक बढ़िया सा फिनाले में बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक में मज़ा आया, क्या क्या बनाने में दिक्कतें आई, क्या क्या दिक्कतें आई, और बिहाइंड द सीन्स भी दिखाने की कोशिश करूँगा कि कितना सेल्फ मोटिवेशन चाहिए। और पता है, जब वीडियो बनाते हैं, वीडियो बनाना एक अलग चीज़ है। उसके बाद मेरे बैचेज चल रहे हैं, क्लासेस चल रहे हैं, और सवेरे से लगते हैं, रात को 10 बजे मेरी क्लास ख़त्म होती है। 10 बजे के बाद आदमी की हालत क्या होती होगी, यू कैन इमेजिन। बट ठीक है, और पढ़ाई होती है तो एक अलग सा वातावरण रहता है, सारे बच्चे एक्साइटेड होते हैं। तो ये मैंने पेंसिल से बना लिया, ब्रश से कर लिया, इंकिंग कर ली, और हस्ताक्षर कर दिए। इंकटोबर की हस्ताक्षर हो गई। और अब सोच रहा हूँ एक इंक वॉश करता हूँ। तो जो मेन कैरेक्टर्स हैं ये दोनों, इनको हमको पॉप आउट करना है, मतलब ये बाहर को निकलते आए, मतलब आराम से इन पे ही नज़र जाए। तो ये कंपोजिशन थोड़ा सा मैं रूल ऑफ थर्ड यूज़ किया हूँ। और इनको अब इसमें क्या ही करूँ, मतलब ये मैं लैंडस्केप में बनाता तो अच्छे से यूज़ होता, लेकिन ये पोर्ट्रेट में बनाया मैंने आर्ट वर्क, क्योंकि स्टैंडिंग पोज था। तो दोनों की लाइट सेम है, लाइट सोर्स सेम है, और ज़रा सा टोनल वैल्यू लगाने से देखिए आप पॉप आउट होने लगता है, क्योंकि पता चलता है कि कहाँ से लाइट इनके ऊपर आ रही है और कौन सा भाग अंदर है। तो ये इंक वॉश का सिर्फ एक टोनल वैल्यू दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं दे रहे हैं, क्योंकि टाइम नहीं है। और
जो मेरे प्रॉम्प्ट होते हैं, जिसके ऊपर मैं सोचता हूँ, जिस तरह के सोच रखता हूँ, इसको किसी न किसी तरह से है तो ये विदेशी त्यौहार लेकिन ये अमेरिकन त्यौहार होने के बावजूद भी मैंने इसका देसीकरण कर ही दिया। और भी हैं जो टॉपिक हैं, कुछ बच्चे हैं जो हमारे रेगुलर सब्सक्राइबर हैं, वो मेरे को कुछ राय दे रहे हैं कि आप ये बनाइए वो बनाइए, लेकिन जो प्रॉम्प्ट होगा उससे अगर कोई चीज़ मिलता जुलता मिलेगा तो मेरे को एकदम तुरंत समझ में आ जाता है कि अब जैसे ड्रिंक एक प्रॉम्प्ट था, तो ड्रिंक में अब मैं शराब तो बनाऊंगा नहीं, ड्रिंक में मेरे को सीधे सीधे विष का पान शिव जी का दिमाग में आया, तो मैंने वो बनाया। अब मान लीजिए किसी ने मेरे को कहा कर्ण बनाइए, तो कर्ण और आर्कटिक का कोई मैच नहीं है ना। जितना हो सकेगा मैं करूँगा, जो आपने फरमाइश करी है वो भी मैं पूरा करूँगा। मैं एक अलग से एक वीडियो बनाऊँगा जिसमें जैसी आप चाहते हैं भीम को देखना, मैं वो बनाऊँगा आगे चल के। आप जैसा चाहेंगे, आप कह रहे हैं कि मेरे को अंगद देखना है, आप कैसे बनाते हो, मैं बनाऊँगा, सारी चीज़ें बनाऊँगा, आपकी सारी फरमाइश पूरी होगी। बस ये इकटोबर ख़त्म हो। अभी तो 10 अवतार के सिर्फ वराह अवतार मैंने बनाया, वो भी बनाना है, और 10 अवतार बनाते हैं। बहुत सारे किरदार हैं, उन सबको मेरे को बनाना है। एक मैंने पूरा रिसर्च करके 101 रामायण के किरदार सारे मैंने एक लिखवाया है उद्भव नारायण मिश्र से, और वो किताब भी मेरे बहुत ही नज़दीक है। वो मेरे को बनाना है, 101 किरदार हैं रामायण के, वो मैं बनाऊंगा। और कॉमिक भी है, वो भी बनाऊंगा, और एक अच्छी सी टीम भी बना रहा हूँ जो भारतीय कॉमिक के लिए कुछ योगदान देगी। तो देखिए, ये मेन कैरेक्टर्स में मैं कुछ भाग जो है जिसमें लाइट आ रही थी वो अनपेंटेड रखा हूँ, और जो बैकग्राउंड है उसमें एक हल्का सा थोड़ा सा डार्कर टोनल वैल्यू दिया है जो मेन कैरेक्टर से। और थोड़ा सा सिलुएट पे भी मैं जब लेआउट करता हूँ ना, रफ करता हूँ, तो उसी समय मैं दिमाग लगाता हूँ, वो कभी और अच्छे से बताता हूँ आपको। इन सारी चीज़ों का एक ही जवाब है, अगर आप सीरियस हैं, कुछ अच्छा ज्ञान पाना चाहते हैं, इंटरनेशनल ज्ञान ना, इंटरनेशनल, तो मेरी जो क्लासेज हैं उसको ज्वाइन कर लीजिए। एक अच्छा आपके पास कोई सवाल नहीं रह जाएंगे उसके बाद। जीवन में क्या करना है, क्या लक्ष्य होते हैं, कैसे करियर को चुनते हैं, कैसे करियर बनाते हैं, तो उसका लाभ वो लोग ले रहे हैं जो हमारे नियमित स्टूडेंट हैं, जो हमारे यहाँ पढ़ने आते हैं और जाते नहीं हैं। हमारे यहाँ एक ही वन वे है, एक बार आप आओ तो यहीं रह जाते हो, जाते नहीं हो, यहीं रहते हो, वन वे वाला क्लास है। तो चलिए, ये मेरी तरफ से ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। मिलते हैं कल और कुछ और नया करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।